नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHIC 103 के चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है कृषि बस्तियां और कृषि समाज प्रायद्वीपीय भारत। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको यह पता चलेगा कि प्रायद्वीपीय भारत में जो दो क्षेत्र थे, एक था दक्कन और एक था तमिलाहम। इन दोनों ही क्षेत्र में किस प्रकार से अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है, कृषि का विकास हो रहा है और सामाजिक व्यवस्था यहाँ की कैसी है। एग्जाम ओरिएंटेड ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन ये चैप्टर आपको जब भी समझ में आएगा जब आप तीसरे चैप्टर को पढ़ लेंगे, क्योंकि तीसरा चैप्टर जो है वो पूरी तरीके से चौथे चैप्टर से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले आप तीसरे चैप्टर का लेक्चर जरूर सुन लो, ताकि चीज़ों को समझने में आपके लिए आसानी हो। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल से जरूर जुड़ो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले चैप्टर की एक प्रस्तावना दी गई है। प्रस्तावना हमें यह बताती है कि किस प्रकार से कृषि समाज ने समाज के अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, मनुष्य ना पहले स्थायी निवास नहीं करता था। मनुष्य पहले ना खाना बदोश की प्रकृति में रहता था, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो चारे की तलाश में, खाने की तलाश में आवाजाही करता रहता था। पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर था। कंदमूल फल फूल खाकर जीवन यापन करता था। कृषि का विकास था नहीं, कृषि का ज्ञान उसे था नहीं। नदियों से पानी पी लेता था, गुफाओं में रह लेता था, तो और आवश्यकता पड़ने पर शिकार भी कर लेता था। तो इस प्रकार से मनुष्य का प्रारंभिक जीवन था। लेकिन जब कृषि का विकास हुआ, कृषि की खोज हुई, तो इसने ना पूरे की पूरी ह्यूमन सोसाइटी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया। अब आप कहेंगे परिवर्तन कैसे आया? तो आपको पता है कि बीज बोने से लेकर फसल की कटाई में एक लंबा टाइम पीरियड लगता है। तो इस लंबे टाइम पीरियड में फसलों की देखरेख के लिए, खेती की देखरेख के लिए मनुष्य को स्थायी निवास की जरूरत पड़ी। तो मनुष्य ने क्या करा, जंगलों को काटा, उसे खेती लायक जगह बनाई, वहाँ पर उसने खेती करी और एक जगह स्थायी निवास की उसे जरूरत पड़ी। परिणाम था मनुष्य एक ही जगह पर रहने लगा। और जब मनुष्य एक ही जगह पर बसने लगा तो इस बसावट की वजह से बस्तियों की स्थापना हुई। बस्तियों की स्थापना हुई तो समाज में सामाजिक व्यवस्था की उत्पत्ति हुई। फिर धीरे करके राजनीतिक व्यवस्था की उत्पत्ति हुई और धीरे धीरे आर्थिक क्रियाएं होने लगी। तो इस प्रकार से एक छोटी सी चीज़ ने, यानी कि स्थायी कृषि ने स्थायी निवास को बढ़ावा दिया, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया, राजनीतिक व्यवस्था को बढ़ावा दिया और समाज में नियमों की शुरुआत हो गई। तो ये प्रस्तावना हमें यही बताती है, किताब में भी यही लिखा है, आप देख लीजिए, कि विश्व इतिहास में जो स्थायी कृषि वो मील का पत्थर साबित हुई है। उन बस्तियों में खेती शुरू हुई जहाँ पर जल स्रोतों की निकटता थी, क्योंकि आप सभी को पता है खेती में सिंचाई के लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में जहाँ पर नदियाँ थीं उन्हीं के आसपास के मैदानों में जो शुरुआती कृषि हुई। शुरुआत में मनुष्य खाना बदोश जीवन शैली का था। कृषि जीवन यापन का प्रमुख साधन था। शिकार संग्रह भी करता था, मछली भी पकड़ता था। लेकिन अगर स्थायी जीवन की शुरुआत हो गई, कृषि जीवन की शुरुआत हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मनुष्य ने शिकार छोड़ दिया होगा, मनुष्य ने मछली पकड़ना छोड़ दिया होगा। ये क्रियाएं भी होती रहीं, यानी कि कृषि का विकास होता रहा और पुरानी जो क्रियाएं थी वो भी होती रहीं। तो जब आप दक्षिण भारत की बात करते हैं, तो दक्षिण भारत में कृषि व्यवस्था 3 चरणों में हुई। सबसे पहले चरण में जो कृषि थी वो आदिम तकनीक से होती थी, यानी कि शुरुआती तरीके से होती थी। इसमें क्या होता था, चूंकि ये हिस्सा पहाड़ी इलाका है, जो कि आपने तीसरे चैप्टर में पढ़ा होगा, तो यहाँ पर पहाड़ के ढलानों तक ही केवल कृषि होती थी। फिर धीरे धीरे दूसरे चरण में क्या हुआ, कृषि टेक्नोलॉजी में विकास हुआ और नदी घाटियों में हल के माध्यम से खेती की जाने लगी। तीसरे चरण में कुछ गैर कृषक समुदाय थे, जैसे जो पशुचारक थे वो भी कृषि समूह का हिस्सा बन गए। जैसा कि बड़े पैमाने पर ब्राह्मणों को और बौद्ध मठों को जमीनें भी दान में दी गई हैं, और वहाँ पर जो अभिलेख मिले हैं, वहाँ से जो ग्रंथ मिले हैं, उससे हमें इन क्षेत्रों के बारे में पता चलता है। तो आगे चैप्टर में यही बताया गया है कि जब हम दक्कन की बात करते हैं, जब हम तमिलाहम की बात करते हैं, तो इन क्षेत्रों में जो एक कृषि का विकास हुआ, राजनीतिक व्यवस्था का विकास हुआ, सामाजिक व्यवस्था का विकास हुआ, रूल और रेगुलेशन शुरू हुए, इन सब के बारे में हमें पता कैसे चलता है, यानी कि तमिलाहम के और दक्कन के ऐतिहासिक स्रोत क्या हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम पहले तमिलाहम की बात करेंगे, क्योंकि दक्कन की बात हमने दूसरे चैप्टर में सप्तवाहन वंश में कर ली है। तो तमिलाहम की अगर बात की जाएगी तो आपको तमिलाहम की राजनीति के बारे में, या फिर यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है तमिलाकम, ठीक है। तो चाहे मैं बोलूँ तमिलाहम और चाहे मैं बोलूँ तमिलाकम, बात एक ही है। तो तमिलाकम के में तमिलनाडु और केरल का हिस्सा शामिल है। आज का जो आप तमिलनाडु देखते हो, आज का जो आप केरल देखते हो, ये क्षेत्र पहले तमिलाकम या फिर तमिलाहम के नाम से प्रसिद्ध था। तो जब आप तमिलाहम की बात करोगे तो यहाँ के जो मुख्य स्रोत हैं, यहाँ के जो ऐतिहासिक स्रोत हैं जिनसे हमें यहाँ के इतिहास के बारे में पता चलता है, वो है संगम साहित्य। यानी कि संगम साहित्य का जब आप अध्ययन करोगे तो आपको तमिलाकम समाज के बारे में आपको पता चलेगा। इसके अलावा अन्य स्रोतों में वहाँ से जो कब्रगाह मिली हैं, यानी कब्रें मिली हैं। इसके अलावा तमिल भाषाओं में, ब्राह्मी भाषाओं में शिलालेख मिले हैं।
इसी प्रकार से जो रोम के सिक्के मिले हैं, इसी प्रकार से जो नाविकों ने अपने विवरण दिए हैं, भूगोल शास्त्रियों ने जो अपने विवरण लिखे हैं, इन सब से हमें तमिलकम की राजनीति के बारे में, सामाजिक व्यवस्था के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में पता चलता है। यानी कि सबसे पहले क्या चीज़ पढ़नी पड़ती है? संगम साहित्य। इसके साथ साथ जो शिलालेख मिले हैं, सिक्कों के जो भंडार मिले हैं, इंडो ग्रीक नाविकों द्वारा जो लिखा हुआ विवरण मिला है, भूगोल शास्त्रियों द्वारा जो किताबें लिखी हुई हैं, इन सब से हमें तमिलकम के बारे में पता चलता है। जब आप संगम साहित्य की बात करते हैं तो इन सभी स्रोतों में संगम साहित्य सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हो जाता है। ये माना जाता है कि संगम साहित्य लगभग 2 शताब्दी सी में निर्धारित किया गया होगा। हालांकि इसका संग्रहण और वर्गीकरण 8 किताबों में किया गया है, जिसे हम 8 तमिल गद्य संग्रह या फिर एटोकाई भी कहते हैं। तो देखो, वहाँ की भाषा में इसे एटोकाई कहते हैं और वैसे हम इसे तमिल गद्य संग्रह कहते हैं। यानी कि 8 किताबें हैं जो कि संगम साहित्य के अंतर्गत हैं और ये 12वीं शताब्दी के आसपास तक इनका संग्रहण किया गया, यानी कि इनको इकट्ठा किया गया। इसमें समाज, ये देखो, जो संगम साहित्य था इसको निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो ये माना जाता है जो यहाँ के जो प्रसिद्ध कवि थे, इन कवियों ने क्या करा, एक सभा बैठक बुलाई और उस सभाओं में इन किताबों की रचना की गई, संगम साहित्य की रचना की गई। आप एडवांस किताबें जैसे पढ़ोगे, आप रामशरण शर्मा की किताब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि संगम साहित्य की जो रचना वो कैसे की गई। तो यहाँ पर बहुत सारे कवि थे, इन कवियों का सम्मेलन हुआ, उन कवियों के सम्मेलन के माध्यम से उन्होंने लोकगीतों के माध्यम से संगम साहित्य की रचना करी है, जिसमें वहाँ के उन्होंने समाज के बारे में बताया है, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताया, अर्थव्यवस्था के बारे में बताया है। और आपकी किताब भी कुछ इसी तरीके से कह रही है कि संगम साहित्य में समाज के सभी वर्गों के पुरुष और स्त्री कवि के रूप में शामिल थे। यानी कि समाज के जितने भी पुरुष और स्त्री कवि थे, जिन्हें उनकी रचनाओं के लिए सम्मानित किया गया था, यानी कि जो ये बड़े बड़े कवि थे जिन्हें राजाओं द्वारा सम्मानित भी किया गया था, इन कवियों ने ही अपनी कविताओं के माध्यम से किसकी रचना करी है? संगम साहित्य की रचना करी है। इसके लिए 3 संगम हुए। संगम का मतलब है 3 सम्मेलन हुए। संगम शब्द का मतलब होता है मिलना या फिर एकेडमी। तीनों जो संगम थे ये पांड्य राजाओं द्वारा संरक्षित किए गए थे। यानी कि जिस काल में ये संगम हो रहे थे, ये सम्मेलन हो रहे थे कवियों के, उस समय राजा कौन थे? पांड्य वंश के राजा थे, जिन्होंने इन संगमों को संरक्षण दिया, जिन्होंने अनुदान दिया इनके ग्रंथों को लिखने के लिए। हालांकि ये माना जाता है कि ये जो तीनों संगम थे, इनका जो नाम है ये था तलाई संगम, इड़ाई संगम और कड़ाई संगम। हालांकि जो पहला वाला है और जो दूसरा वाला है, यानी कि तलाई संगम है और जो इड़ाई संगम है, ये माना गया है कि इसकी रचनाएं खो गई हैं और जो अंतिम संगम है सिर्फ उसी की किताबें हमें मिली हैं, जिससे हमें तमिलाकम के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो इससे आपको पता चलता है कि तमिलाकम का जो इतिहास है उसमें संगम साहित्यों का कितना बड़ा योगदान है। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। अब देखो, जब भी हम किसी वंश के बारे में जानना चाहते हैं, जब भी हम किसी वंश का इतिहास जानना चाहते हैं, इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते, तो हम कभी भी किसी एक स्रोत पर आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा इतिहासकारों ने किया। उन्होंने देखा कि संगम साहित्य में जो है कवियों के माध्यम से वहाँ के राजाओं की प्रशंसा की गई है, समाज के बारे में लिखा गया, अर्थव्यवस्था के बारे में लिखा गया है, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी तरीके से संगम साहित्य को ही तमिलकम स्रोत नहीं माना। इसके लिए उन्होंने क्या करा, और भी अन्य साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन किया और उसका कंपैरिजन करा। उसके बाद हमें बताया कि ये चीज़ें ऐसी ऐसी रही होंगी। तो वो कह रहा है कि लंबे समय के लिए किसी एक ही साहित्यिक कोश का अध्ययन करना हमेशा क्या होता है? हानिकारक होता है। इससे हमें 500-600 सालों के बारे में पता तो चलता है। संगम साहित्यों का जो आंतरिक कार्यक्रम है उसके बारे में विद्वानों में मतभेद हैं। यानी कि एक ही चीज़ को अलग अलग लेकर राय हैं। इसमें तमिलाहकम के पूरे की पूरी ज्योग्राफी के बारे में बताया गया है। तो देखो, संगम साहित्य जो है वैसे तो काफ़ी समृद्ध है। इसमें कृषि संबंधित गतिविधियों का पर्याप्त वर्णन किया गया है। इसके अलावा द्वितीयक उत्पादन गतिविधियां जैसे गन्ने से चीनी बनाना, इन सब का भी वर्णन किया गया है। संगम साहित्य में बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती और रागी की खेती के बारे में बताया गया है। अनाजों की कटाई और अनाज सुखाने जैसे अनेक कृषि संबंधित गतिविधियों का वर्णन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं तमिलकम के साहित्यिक स्रोतों का वर्णन कीजिए, तो तमिलकम के साहित्यिक स्रोतों में संगम साहित्य सबसे बड़ा स्रोत है। इसके अलावा ग्रीक रचनाओं की अगर हम बात करें तो ग्रीक रचनाओं में प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री बहुत फेमस है। यानी कि प्लिनी जो लेखक थे उनकी एक किताब थी नेचुरल हिस्ट्री, इससे भी आपको तमिलकम के बारे में पता चलेगा। इसी प्रकार से एक किताब थी द पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, इससे भी आपको इस क्षेत्र के इतिहास के बारे में पता चलेगा।
और टॉलमी की ज्योग्राफी सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हो जाती है इस क्षेत्र की ज्योग्राफी को समझने के लिए। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी से हमें आयात और निर्यात के बारे में पता चलता है। काली मिर्च, अदरक, इलायची, लौंग और अन्य मसालों की जो फसलें होती थी इनके बारे में पता चलता है। इसके साथ साथ जंगली जीव, जानवरों की खाल, हाथी दांत, सागौन की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, सूती कपड़े, महंगे पत्थर, मोती और जवाहरात आदि के बारे में पता चलता है। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में जो तिने व्यवस्था थी उसके बारे में पता चलता है। तिने व्यवस्था जो कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी और इस चैप्टर में अभी आगे पढ़ेंगे कि तिने व्यवस्था के अंतर्गत इस क्षेत्र को 5 भागों में बांटा गया था। इसके अलावा इस क्षेत्र की जानकारी हमें सिक्कों से भी पता चलती है। बड़े पैमाने पर खुदाई में सिक्के मिले। अब अगर कहीं पर सिक्के मिले तो ये पक्का होगा कि हाँ विनिमय होता होगा, यानी कि लेन देन होता होगा, व्यापार होता होगा। तो कृषि से संबंधित व्यापार होते थे, बाहरी वस्तुओं से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। यहाँ पर बंदरगाह भी मिले हैं जिससे पता चलता है कि इन क्षेत्रों से व्यापार होता होगा। जैसे कि बहुत सारे जो रोमन सिक्के मिले हैं, आहस सिक्के मिले हैं, जिससे पता चलता है रोम साम्राज्य से भी इनका व्यापार होता होगा। जैसा कि तमिलनाडु में एक जगह है पोलाची, एक है करूर वेलालूर, एक है कैलुमुतूर, एक है मुदरई, एक है कोयम्बटूर, एक है यशवंतपुर, एक है पुदुक्कोटई। तो ये इस प्रकार के कुछ क्षेत्र हैं। इसी प्रकार से केरल में है ईयल, कोट्टयम, वालुवल्ली और पुथेनचिरा। तो ये जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं यहाँ से बड़े पैमाने पर सिक्के मिले हैं खुदाई से, जिससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ के लोग समृद्ध व्यापार करते थे। हालांकि रोमन सिक्के बड़े पैमाने पर प्रचलित नहीं थे। इससे पता चलता है कि कुछ विदेशी व्यापारी यहाँ पर आए होंगे बस। इसके अलावा इतिहास का एक अन्य स्रोत है मौखिक परंपरा, जिसमें लोक गीतों के माध्यम से हमें कृषि परंपराओं के बारे में पता चलता है। क्योंकि फसल की बुआई के समय, फसल की कटाई के समय बहुत सारे लोकगीत गाए जाते थे। तो इन लोकगीतों से भी हमें तमिलाकम की राजनीति के बारे में, आर्थिक व्यवस्था के बारे में, कृषि व्यवस्था के बारे में पता चलता है। तो अगर एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन ये बनाए कि तमिलाकम के ऐतिहासिक स्रोतों का वर्णन कीजिए, तो तमिलाकम के ऐतिहासिक स्रोतों में आप सबसे पहले किसके बारे में बताओगे? संगम साहित्य के बारे में बताओगे, शिलालेखों के बारे में बताओगे। अन्य साहित्यिक स्रोतों में आप नेचुरल हिस्ट्री, द पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी और ज्योग्राफी के बारे में बताओगे जो कि टालमी ने लिखी थी। इसी प्रकार से खुदाई में जो सिक्के मिले उसके बारे में आप बताओगे। और लोक गीतों से हमें किस प्रकार से तमिलाकम इतिहास की जानकारी मिलती है ये आप बताओगे। तो इतना आपको पता चल गया तमिलाकम के ऐतिहासिक स्रोत कौन से हैं। आई होप सो इस प्रश्न का उत्तर देने में आप सक्षम हैं। अब इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं हम कि तिने अवधारणा क्या थी। हालांकि इसकी थोड़ी सी चर्चा हमने पिछले चैप्टर में भी की थी, लेकिन यहाँ पर हम विस्तृत रूप से इस अवधारणा को समझेंगे। तो पिछला चैप्टर पढ़ने के बाद आपको पता चल गया था कि तिनय का मतलब था 5 भौगोलिक क्षेत्र। यानी कि जब आप तमिलाकम को पढ़ोगे, तमिलनाडु और केरल की इतिहास को पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि शुरुआत में ये क्षेत्र 5 भागों में बटा हुआ था। और ये 5 भागों में ये नेचर की वजह से बटा हुआ था। जिनमें से पहला भाग कौन सा था? कुरिंजी। कुरिंजी में कौन से क्षेत्र आते थे? पहाड़ क्षेत्र आते थे, वनीय क्षेत्र आते थे। दूसरा क्षेत्र कौन सा था? मुल्लई। मुल्लई क्षेत्र में कौन से क्षेत्र आते थे? जो घास के मैदान थे, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थी, छितरे छितरे वन थे, ये सब किस में आते थे? मुल्लई में। इसी प्रकार से मारुदम जो क्षेत्र था, मारुदम सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था, क्योंकि यहाँ पर कृषि मैदान थे, यहाँ पर खेती की जा सकती थी, यहाँ पर स्थायी निवास था, यहाँ पर बस्तियां बसी। इसी प्रकार से जो अगला क्षेत्र था वो था नेयतल। नेयतल में आते थे समुद्री तट, यहाँ पर बड़े बड़े बंदरगाह मिले हैं, जिससे पता चलता है कि बाहरी व्यापार भी होता होगा। और लास्ट में क्षेत्र मिला है पालय। ये एक शुष्क क्षेत्र था, रेगिस्तानी क्षेत्र था। हालांकि पूरी तरीके से रेगिस्तानी भी नहीं था, लेकिन फिर भी अन्य क्षेत्रों के मुकाबले कम उपजाऊ था। तो तिनय अवधारणा में कितने भागों में है यहाँ पर तिनय? तो तिनय 5 भागों में कुरुंजी, मुल्लय, मारुदम, नेयतल, पाल्य, ये 5 क्षेत्र हैं भाई, जो कि 5 तिनों के रूप में जाने जाते हैं। इन पांचों तिनों की बात की जाए तो मिट्टी के प्रकार की वजह से, जलवायु की वजह से, वर्षा की वजह से ये क्षेत्र अलग अलग तरीके के थे। और इसी वजह से हर एक जगह पर अलग अलग इकोनॉमिक जो एक्टिविटी थी वो आगे बढ़ी, अलग अलग जो आर्थिक गतिविधियां थी वो आगे बढ़ी। हर एक क्षेत्र का अपना एक कुल देवता था, हर एक क्षेत्र की अपनी एक विशेष प्रकार की कृषि थी। इन अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग प्रकार के फूल और फल थे, और अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके के लोकगीत यहाँ पर लिखे हैं। हालांकि फिर भी ये 5 के 5 एक दूसरे से पूरी तरीके से अलग नहीं थे, कुछ इसमें कॉमन विशेषताएं भी थी। चलिए जानते हैं हर तिनके के बारे में कि क्या क्या चीज़ें इनमें अलग थी और क्या क्या चीज़ें इनकी सेम थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुरुंजी की। तो जैसे ही हम कुरुंजी वर्ड की बात करते हैं तो हमारे मन में कैसी जगह आएगी? पहाड़ी क्षेत्र आएंगे, वन आएंगे। तो जब आप कुरुंजी की बात करोगे तो कुरुंजी में जो शिकारी समूह रहते थे उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता था। तो कुरुंजी के जो शिकारी समूह थे उन्हें वटर,
परायार, वेट्टुअर, कटम्पर, कुरुवर ऐसे नामों से जाना जाता था। अब जो ये जो कुरुवर औरतें होती थी ना, ये तो भविष्य का पूर्वानुमान भी लगा लेती थी। इन्हें तो चिकित्सीय ज्ञान के बारे में भी पता था। ये जनजातीय समूह में मातृ सत्तात्मक व्यवस्था का पालन होता था। देखो, मातृ सत्ता का मतलब ये है कि हम अपनी माता के नाम से जाने जाएंगे। जैसे कि सातवाहन वंश के राजा भी जाने गए, वैसे तो पिता के नाम से हम सब जाने जाते हैं, लेकिन जहाँ पर मातृ सत्ता होगी वहाँ पर वो माता के नाम से जाने जाएंगे। तो कुरुंजी की बात की जाए तो कुरुंजी कैसा क्षेत्र है? पहाड़ी और वनीय क्षेत्र है। यहाँ पर कौन कौन सी जनजाति निवास करती हैं? तो यहाँ पर परायर, वेट्टुअर, कटम्पर, कुरुवर जैसी जो जनजातियाँ हैं, ये शिकारी जो समूह है ये निवास करते हैं। और कुरुवर औरतें तो फ्यूचर के बारे में बता देती हैं, भविष्य का पूर्वानुमान भी लगा लेती हैं, उन्हें चिकित्सीय ज्ञान भी है। और यहाँ का क्षेत्र कौन सी व्यवस्था से जाना जाता है? मातृ सत्तात्मक व्यवस्था से जाना जाता है। कुरुंजी क्षेत्र शिकार के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। हालांकि यहाँ पर थोड़ी बहुत कृषि भी की जाती थी। हालांकि विद्वानों को मानना है कि कृषि में हल का यूज़ होता होगा। और यहाँ पर झूम खेती केवल नहीं थी। देखो, झूम खेती का मतलब क्या होता है? पहले पहाड़ों को एक काटेंगे, फिर आग लगा देंगे, फिर उसकी राख का खाद के रूप में यूज़ करेंगे। और फिर क्या होगा? थोड़े दिन एक जगह पर खेती करेंगे, फिर भूमि का उपजाऊपन जैसे जैसे कम होगा उस जगह को छोड़ के और नई जगह पर खेती करने ले जाएंगे। इस प्रकार की खेती को झूम खेती कहते हैं। इसके अलावा कुरुंजी जो निवासी हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि करते थे। इन्होंने जो फसलें उगाई थी, फलियां, सेम, राई, शकरकंद, मूंगफली, कंद, गन्ना, मटर, खास किस्म के चावल। और जो ये खास किस्म के चावल होते थे इन्हें कहा जाता था चमाई। इन्होंने वनों से प्राप्त जो उपयोगी वस्तुएं थी जैसे कि लकड़ी, बांस, मधु, चावल, इनका भी बड़े पैमाने पर संग्रह किया। मधु मतलब शहद। शहद निकालने का काम और उसकी खेती स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते थे। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? जो कुरुंजी के देवता थे ना, इनका नाम था मुर्गुन देवता। मुर्गुन देवता की आज भी बड़े पैमाने पर पूजा की जाती है। इन्हें सयोन के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो अर्थ है वो है लाल या अति सुंदर। ये युद्ध के देवता कहलाते हैं। कौन? मुर्गुन देवता। बाद में इन्हें शिव के बेटे कार्तिकेय के रूप में जाना गया। कुरुंजी का एक विशेष प्रकार की झाड़ी के नाम पर नाम रखा गया है, यानी कुरुंजी का नाम एक विशेष प्रकार की झाड़ी पर रखा गया है जो पहाड़ी क्षेत्रों में 12 वर्षों में एक बार खिलती थी। यानी कुरुंजी पहाड़ी क्षेत्रों में एक झाड़ी है जो कि 12 सालों में एक ही बार खिलती थी। और इसके नाम पर इस क्षेत्र का क्या रखा गया? कुरुंजी। कुरुंजी झाड़ी में कुरुंजी नाम का फूल भी उगता था। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि कुरुंजी की विशेषताएं बताओ, तो कुरुंजी की पहली विशेषता क्या है? कि ये पहाड़ी और वनी क्षेत्र है। इसका नामकरण किसके आधार पर किया गया है? तो पहाड़ों पर उगने वाला एक कुरुंजी जो फूल है उसके नाम पर किया गया है, जो कि 12 वर्षों में एक ही बार खिलता है। यहाँ के जो मुख्य देवता हैं कौन है? मुर्गुन या सियोन है, जिसका अर्थ लाल या अति सुंदर होता है। यहाँ के लोग विभिन्न प्रकार की फसलें उगाते हैं और यहाँ के विभिन्न प्रकार के जनजातीय समूह हैं। तो आई होप से कुरुंजी की विशेषता आप समझ गए होंगे, चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं तो। अब अगली बात करते हैं मुल्लई की। तो मैंने आपको बताया था मुल्लई कैसा क्षेत्र था? ये चारागाह क्षेत्र था। यहाँ पर बड़े बड़े घास के मैदान थे। अब देखो, जहाँ घास के मैदान होंगे वहाँ पाले जाते हैं पशु। तो यहाँ के लोग क्या करते थे? पशुओं को पालते थे, भेड़ और बकरियों को पालते थे और अपने जीवन निर्वाह के लिए पशुओं पर निर्भर थे। हालांकि छोटी छोटी और भी अन्य गतिविधियाँ की जाती थी, जैसे झूम खेती की जाती थी, चावल, दाल और राई को उगाया जाता था। लेकिन फिर भी पशुचारण यहाँ की मुख्य गतिविधियाँ थीं। चारागाह तो थे ही थे, इसके अलावा इस क्षेत्र में बहुत घने वन भी थे। मुल्लय का जो क्षेत्र है ये अपनी अपनी ज्योग्राफी की वजह से अलग अलग टाइप से बटा हुआ था। इसके साथ साथ जो मुल्लय के प्रमुख देवता थे ये थे मायोन या काला, जिन्हें गोपाल या कृष्ण के साथ भी जोड़ा जाता है। मुल्लय का नाम एक पेड़ पर आधारित था, जो कि यहाँ पर एक पेड़ मिला था, उसके नाम पर इस जगह का नाम क्या रखा गया? मुल्लय, जो कि घास के मैदानों का प्रतीक है, यानी कि चारागाह का प्रतीक है। तो जब आप मुल्लई की बात करोगे तो ये क्षेत्र कैसा है? चारागाह है। यहाँ की आर्थिक गतिविधि क्या है? पशुपालन है। हालांकि लोग कृषि भी कर रहे हैं। चारागाह के साथ साथ, चारागाह मतलब घास के मैदान, इसके साथ साथ यहाँ पर वन भी हैं। मुल्लई के प्रमुख देवता कौन है? मुल्लई के प्रमुख देवता हैं मायोन, या फिर जिन्हें काला भी कहते हैं, जिन्हें गोपाल या श्री कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। और मुल्लई का नाम मुल्लई कैसे पड़ा? क्योंकि ये चारागाह का प्रतीक यहाँ पर एक पेड़ था और उस पेड़ के आधार पर इस क्षेत्र का नाम रखा गया। तो ये क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये माना जाता है यहीं से राजनीति की भी शुरुआत हुई थी। राजा के लिए तमिल शब्द यूज़ किया जाता था जिसका नाम था कौन। ठीक है, आगे चलकर जब हम तमिल ग्रंथ पढ़ेंगे, संगम साहित्य पढ़ेंगे, तो हमें मवेशी पालकों और उनकी रानी के लिए आची जैसे शब्द मिलेंगे, जिससे पता चलता है कि इस समाज में राजनीति जो है कबीलाई टाइप की शुरू हुई। कबीलों के जो सरदार होते हैं उस टाइप की राजनीति कहाँ से शुरू हुई? मुल्लय से। अगला क्षेत्र है पाले। अब आप कहोगे पाले कौन सा क्षेत्र है? तो पाले जो क्षेत्र था हमने पढ़ा था ये शुष्क क्षेत्र था, यानी कि यहाँ पर पानी की कमी थी। कहाँ पर? पाले में। तो पाले शुष्क क्षेत्र था। पाले में मारावार और कल्लारों की बसावट थी, यानी कि यहाँ जो जनजातियाँ रहती थी उनका नाम क्या था? मारावार और कल्लार। क्योंकि ये शुष्क प्रदेश में रहते थे, यहाँ पर जीवन के लिए
जो चीज़ें बेसिक नीड हमारी होती हैं वो नहीं थी, पानी की यहाँ पर कमी थी, कृषि हो नहीं पाती थी, तो इन लोगों ने लूट का सहारा लिया, क्योंकि जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते वो लूट-पाट, चोरी डकैती करते हैं। ये छोटे-छोटे सरदार थे। अब वीर गाथाओं को जब आप पढ़ोगे, यहाँ की कविताओं को पढ़ोगे, कहानियों को पढ़ोगे, साहित्य को पढ़ोगे, तो इसमें इन्हें बताया गया है, इन्हें दिखाया गया है कि इन्होंने किस प्रकार से छापे मारे हैं, इन्होंने किस प्रकार से लूट-पाट की है, डकैती की है। इस क्षेत्र के जो प्रमुख देवता थे वो थे कोराबाई, जिनकी पूजा अर्चना पांचों तीनों में की जाती थी। यानी कि जब हम बात करते हैं कोराबाई की, तो कोराबाई की पूजा कुरुंजी, मुल्लय, मारुदम, नेतल और पाल्य पांचों क्षेत्रों में की जाती थी। ये प्रजनन की देवी थी। इसके अलावा हिंदू धर्म में इनकी जो उपासना है वो दुर्गा के रूप में की जाती है। और इस क्षेत्र का नाम भी पाले में पाए जाने वाले पेड़ के नाम पर रखा गया, जो गर्मी और जाड़े के दिन दोनों में जीवित रहने की क्षमता के लिए जाना जाता था। कौन सा क्षेत्र? पाले। तो पाले का नाम किसके नाम पर रखा गया? एक पेड़ के नाम पर, जो पाले था, जो कि गर्मी और सर्दी दोनों में सदाबहार रहता था। काम क्या था इनका? पशु चोरी करना, लूटपाट करना। हालांकि लूटपाट करना सिर्फ इस एक ही क्षेत्र की घटना नहीं थी, हर एक जगह पर होती रहती थी। इसके अलावा अगला क्षेत्र है नेतल। नेतल था पानी के पास का इलाका। तो नेतल के लोग जब पानी के पास रहेंगे तो काम भी कैसे करेंगे? पानी वाले, यानी कि मछली पकड़ेंगे, मोती की खेती करेंगे, नमक बनाने का काम करेंगे। तो जब आप यहाँ का क्षेत्र पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा मोती की खेती और व्यापार यहाँ पर बड़े पैमाने पर होता था। इसके अलावा एक जगह थी उमानार, यहाँ से बड़े पैमाने पर नमक बनाया जाता था। तो देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, जब हम नेतल के इलाके की बात करते हैं ना, तो नेतल का इलाका सिर्फ समुद्र के पास का क्षेत्र ही नहीं था, बल्कि नदियों के पास का भी क्षेत्र था, झीलों के पास का भी क्षेत्र था, बांधों के पास का भी क्षेत्र था, मुहाने के पास का भी क्षेत्र था। तो इन सभी के आसपास के क्षेत्र सभी नेतल कहलाते थे, जो पानी के आसपास थे। शंखों को इकट्ठा किया जाता था, चूड़ियाँ बनाई जाती थी, ये सब यहाँ के लोगों की गतिविधियाँ थी। ये लोग धान की खेती भी करते थे, मछली से तेल भी निकालते थे। नेतल का एक विशेष फूल है जो दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसका नाम है लिली। और लिली नाम के आधार पर ही इस क्षेत्र का नाम रखा गया है नेतल। और यहाँ के जो देवता थे वो थे वरुण देव, जो कि वर्षा के देव माने जाते हैं। अंतिम क्षेत्र और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र की बात करें तिनई की, तो उसका नाम था मारुदम। मारुदम का क्षेत्र जो है वो कृषि निर्वाह के लिए माना जाता था। यहाँ की ये समतल मैदान थे, यहाँ पर बड़े पैमाने पर हल के माध्यम से खेती की जाती थी। यहाँ पर दो प्रकार की जनजातियाँ थीं, एक था उल्वर और एक था तोलुवर। इसके अलावा जो ये उल्वर थे ये हलवाए थे। इसके अलावा एक व्यक्ति था विनय वलर, जो विनय वलर थे ठोस जमीन पर खेती करते थे। और जो तोलूवर थे ये धान और गन्ने की खेती करते थे। तो मारुदम जो थे था ये पूरा का पूरा कृषि इलाका था, यहाँ की गतिविधियाँ कृषि पर निर्भर थी। ये माना गया ये लोग हल से खेती करते होंगे। क्योंकि इस क्षेत्र में कृषि हो सकती थी, तो ये क्षेत्र सबसे ज़्यादा आपको पता है टारगेटेड एरिया भी रहा होगा। इसने सबसे ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट किया होगा, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते भी होंगे, यहीं पर बस्तियों की बसावट भी शुरू हुई होगी। इसी जगह पर उत्पादन के विभिन्न तरीके शुरू हुए थे। यहाँ पर बड़े पैमाने पर कारीगरों का विकास हुआ। मनोरंजनकर्ता, कवि, ज्योतिष, संगीतकार सब इसी क्षेत्र में रहते थे। उसका रीज़न ये था कि जहाँ भी मनुष्य को रहने के लिए बेसिक नीड प्रोवाइड होंगी, मनुष्य सबसे ज़्यादा वहीं रहेगा। इस प्रदेश में बढ़ई भी रहते थे, लोहार भी रहते थे, व्यापारी भी रहते थे। जो मारुदम के शासक थे, इन्हें कुरुंजी और मारुदम प्रदेशों से व्यापार भी शामिल किया, इन्होंने उन क्षेत्रों से नेटवर्क भी स्थापित किया। मारुदम का जो नाम पड़ा है वो वहाँ पर उगने वाले लाल फूल के नाम पर रखा गया है। और मारुदम के जो प्रमुख देवता थे उनका नाम था वेदन। ठीक है भाई, तो मारुदम के प्रमुख देवता कौन थे? वेदन। तो इस प्रकार से ये पांच तिनय थे, और इस पांच तिनों को यहाँ पर शॉर्ट में समझाया गया है, जिसे मैंने विस्तृत रूप से आपको समझा दिया है। आई होप सो पांचों तिनय आपको समझ में आ गए होंगे। अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आया तो उस क्वेश्चन का आंसर देने में आप सक्षम हैं। तो वीडियो अगर सही लग रही है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो और वीडियो को लाइक भी जरूर करो। आगे हम चैप्टर में तमिलाकम में कृषि प्रणाली की बात करने जा रहे हैं। तो हम सबको पता चला है कि तमिलाकम में जो कृषि है वो कहाँ से शुरू हुई है? मारुदम से हुई है। तो ऐसे में राजाओं की उत्पत्ति भी कहाँ से शुरू हुई है? मारुदम से ही शुरू हुई है। प्राचीन शहरों का जब आप इतिहास पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा प्राचीन शहरों का उदय मारुदम और नेतल से ही हुआ है। क्योंकि शहरों का मतलब है जहाँ पर कृषि ना हो और अन्य गतिविधियाँ हो, और अन्य गतिविधियाँ कहाँ से होती थी? नेतल से। आपने पता है नेतल बंदरगाह इलाका था। इस प्रकार ये जो दोनों तीनों क्षेत्र हैं इनका संबंध शाही परिवारों से जुड़ा। और यहाँ पर बहुत सारे जो राजा रहे आगे चलकर, जैसे चेर वंश के राजा, चोल वंश के राजा, इन्होंने यहाँ पर शासन किया है। मारुदम की बात की जाए तो मारुदम जो था वो राजनीतिक तरीके से भी बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था और व्यापारिक तरीके से भी बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था। जबकि नेतल की जब हम पढ़ाई करते हैं, नेतल मतलब समुद्री क्षेत्रों की, तो ये वाणिज्यिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। यहाँ पर चौल वंश के राजाओं ने, पांड्य वंश के राजाओं ने
बड़े पैमाने पर शासन किया है और चेर वंश के राजाओं ने भी शासन किया है। समुद्र के किनारे वाले शहरों को पट्टिनम कहा जाता था उस समय, जैसे मुसलीपट्टिनम इस टाइप से। तो मुल्लई और कुरिंजी का क्षेत्र में आदिवासी ज़्यादा रहते थे, जबकि मारुदम और नेतल में शहरीकरण की शुरुआत हुई। तो आगे अगर हम बात करें मैनुप्लम की, मैनुप्लम उस क्षेत्र को कहा जाता था जो बहुत ही ज़्यादा समृद्ध क्षेत्र होता था, और जो समृद्ध क्षेत्र थे ये विकसित हुए मारुदम में, क्योंकि यही एक कृषि इलाका था। यहाँ पर बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र का जो इस्तेमाल है वो उपज के लिए किया जाता था। चावल की खेती होती थी, गन्ने की खेती होती थी, दलहन की खेती होती थी, बाजरा, तिल, इसके अलावा चना, कंद, सब्जियां, फल, इस प्रकार की खेती बड़े पैमाने पर होती थी। कृषि के लिए बड़े पैमाने पर हल का यूज़ किया जाता था। बैलों को गर्दन होते हैं ना, जो बैलों के गर्दन पर डंडे रखे जाते थे, उसके सहारे हल को बांधा जाता था। हल को वहाँ पर ना मैली या नंजिल कहा जाता था, यानी कि तमिलाकम की जो भाषा है, वहाँ की भाषा में हल को क्या कहते थे, मेली या नजिल कहते थे। ये लोहे की इत्तला थी। गन्ने और चावल की खेती बड़े पैमाने पर की जाती थी, गहरी जुताइयाँ होती थीं। हल का वर्णन यहाँ के शिलालेखों में मिला है, साहित्यों में लिखा है, और गुफाओं में जो शिलालेख मिले हैं वहाँ पर फलों के व्यापारी के बारे में भी बताया गया है। इसके अलावा देखो, खेती के लिए कुदाल का यूज़ होता था, खंती का यूज़ होता था, और हसिया जैसे औजारों का यूज़ होता था। अब ये जो बनाते थे, इन्हें बनाने वाले लोगों को लोहार कहते थे। हल से भैंसों को भी बांधा जाता था, ऐसा हमें पता चलता है। अनाज को गहाने के लिए और कुटाने के लिए बहुत सारे जानवरों का प्रयोग किया जाता था। सिंचाई के लिए ये लोग जो डिपेंड थे वो तालाब और नदियों पर थे। इसके अलावा यहाँ के लोग जो महत्वपूर्ण कृषि गतिविधियां करते थे, पौधों की निराई करते थे, खेतों की सफाई भी करते थे, बीज बोने का काम करते थे, फसलों की रखवाली करते थे, और इसके अलावा हर एक कार्य से जुड़े हुए एक लोकगीत के बारे में पता चलता है। आर्ट एंड कल्चर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कृषि से जुड़े बहुत सारे गीतों की रचना यहाँ पर की गई थी। इसके अलावा जो हलवाहा थे, उन्हें उजावर भी कहा जाता था, और जो बड़े बड़े भूमिपति थे जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें थी, उन्हें वेल्लालर किसान भी कहा जाता था। इसके अलावा जो लोग गुलाम थे उन्हें अतियोर कहा जाता था। इसके अलावा जो लोग श्रमिक मजदूर थे, श्रम करते थे, मजदूरी करते थे, इन्हें विनय वलर कहा जाता था। इसके अलावा यहाँ पर कलाकार, लोहार, बढ़ई, कवि, जादूगर, पुजारी, साधु, नृतक, ये सब लोग यहाँ पर पाए जाते थे। तो यहाँ की ये आर्थिक गतिविधियाँ हैं कहाँ की, तमिलाकम की कृषि प्रणाली में। अब हम तमिलाकम के आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे, राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे, और सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से इस चैप्टर का अगला प्रश्न शुरू होता है। अब तक जो प्रश्न था वो ये था कि तमिलाकम की 5 तिनय व्यवस्था का वर्णन कीजिए, और तमिलाकम के ऐतिहासिक स्रोतों का वर्णन कीजिए। अब इस चैप्टर से तीसरा क्वेश्चन शुरू होता है कि तमिलाकम की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विशेषताओं का अध्ययन कीजिए, इसका वर्णन कीजिए। तो आई होप सो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। देखो, चैप्टर तो थोड़ा सा लेंथी होने वाला ही है, तो आप इसे 2 बार में सुनिए, बट तरीके से समझिए। ठीक है भाई। तो तमिलाकम में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संगठन की जब हम बात करेंगे, तो आर्थिक संगठन तो कुल मिलाकर किससे निर्भर होगा, पूरी तरीके से कृषि पर डिपेंड होगा। जब हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, ग्रामीण सिस्टम की बात करेंगे, तो यहाँ पर पता है क्या होगा, यहाँ पर छोटे छोटे परिवार होंगे, और इन परिवारों को कुड़ी कहेंगे। तो ग्रामीण व्यवस्था ना बहुत सारे उर में बटी हुई थी, जैसे आज जिलों में बटी होती है, वैसे वहाँ पर क्या बटी थी, उर में। तो ग्रामीण व्यवस्था में गाँव को क्या कहते थे, उर कहते थे, और परिवार को क्या कहते थे, कुड़ी कहते थे। तो जो एक व्यक्ति होता था किलार, किलार उर का ना प्रधान होता था, यानी कि गांव के प्रधान को क्या कहते थे, किलार कहते थे, और गांव के लिए क्या वर्ड यूज हुआ है, उर यूज हुआ है। तो किलार उर का प्रधान होता था। प्रधान ना बड़े बड़े घरों में रहता था, ये रिश्तेदारी के माध्यम से अपने परिवार को बढ़ाता रहता था। अब जो ये प्रधान होता था ना, इसके लिए अन्य वर्डों का भी यूज हुआ है। ये नायक पुत्र कहलाते थे। नायक पुत्र मतलब राजाओं के पुत्र। इन्हें वहाँ की भाषा में पैरुकमकन या फिर कोमुकन कहा जाता था। इससे पता चलता है कि राजा का जो पद था वो वंशानुगत था, यानी कि उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा ही राजा बनते थे। तो इस प्रकार से वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था थी। इसके साथ साथ पहले सरदार तंत्र चलता था, यहाँ पर सरदारशाही चलती थी, जिसकी चर्चा हमने तीसरे चैप्टर में की है। आगे चलकर इन पांचों तीनों को एक कर दिया गया, और इसके बाद जब इन पांचों तीनों को एक कर दिया गया, तो एक बड़े क्षेत्र का निर्माण हुआ जिसे नाडु कहा जाता है। तो तीनों को एक साथ मिलाकर क्या करा गया, एक बड़े क्षेत्र का निर्माण किया गया। उस बड़े क्षेत्र को क्या नाम दिया गया, नाडु दिया गया। और एक वर्ड था क्या, काटू। काटू जो था वो वन क्षेत्र था, और जहाँ पर बस्तियाँ थी बड़ी बड़ी, वो नाडु क्षेत्र था। प्रधान जो थे ये अपनी आमदनी के लिए भू राजस्व पर डिपेंड थे, बड़े पैमाने पर कृषि कर से ये अपना घर चलाते थे। इसके अलावा तमिल साहित्यों में हमें पता चला है कि प्रधानों को 2 प्रकार से आय मिलती थी। एक आय का नाम था इरई, और एक का नाम था तिरई। इरई की बात करें तो ये एक नियमित कर था जो लोगों को इन्हें देना ही पड़ता था, और जो तिरई था ये विशेष अवसरों पर लोग प्रधान को उपहार देते थे। तो उपहार को क्या कहा जाता था, तिरई, और जो नियमित कर कहा दिया जाता था उसे क्या कहते थे, इरई।
बड़े पैमाने पर राजस्व का संग्रहण किया गया है। हालांकि इसका विवरण हमें कहीं नहीं मिलता है, बट फिर भी ऐसा लगता है कि ऐसा होता होगा। इसके अलावा बड़े पैमाने पर जो ये प्रधान थे, ये लोगों को आश्रय देते थे, भोजन कराते थे, कपड़े देते थे, और कई बार इन्हें लूट या छापे भी मारने पड़ते थे। जब यहाँ पर आर्थिक संकट होता था तो इन्हें युद्ध भी लड़ने पड़ते थे। लूट और छापे के बाद जो भी चीज़ें मिलती थी वो बराबर बराबर बांट दी जाती थी। लोगों को दावत देने की प्रथा थी। ब्राह्मणों और योद्धाओं को अपनी सेवाओं के बदले भूमि दान दिया जाता था, गौदान दिया जाता था। ये प्रथा बहुत सारी संगम साहित्यों में मिली है कि ब्राह्मणों को उनकी सेवा के बदले में गौदान यानी कि गाय दान दी जाती थी, और योद्धाओं को उनकी सेवा के बदले में वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि क्या दिया जाता था, भूमि दान दिया जाता था कि भाई इस भूमि से जितना भी वेतन मिले वो तू अपने पास रख लियो। बड़े बड़े जो समृद्ध किसान थे उन्हें वेलालर कहा जाता था। ये वहाँ की कौन सी व्यवस्था है? ये सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था है। अब हम बात करते हैं वहाँ की आर्थिक व्यवस्था के बारे में। हालांकि थोड़ा समाज के बारे में और भी बताया गया है कि यहाँ पर जो मारवा लड़ाकू थे और जो ब्राह्मण थे, इनकी प्रथाओं की वजह से इनका धीरे धीरे स्थान उच्च होता गया, क्योंकि जो लड़ाकू थे इन्हें वीरता का प्रतीक माना गया और ब्राह्मणों को विद्वानता का प्रतीक माना गया। संसाधनों के कुशल वितरण के लिए सारे संसाधनों को एक स्थान पर इकट्ठा किया जाता था, और ये स्थान होता था प्रधान की जगह। बड़े पैमाने पर जो जमावड़े होते थे जहाँ पर संसाधनों को इकट्ठा किया जाता था, इसी वजह से यहाँ पर लोग लूट मारते थे, डकैती करते थे, अनाज और मवेशियों को लूट लिया जाता था, और शत्रुओं के खेतों को जला दिया जाता था, बस्तियों में आग लगा दी जाती थी, और समृद्ध बगीचों को हथियारों द्वारा बर्बाद कर दिया जाता था। तो इस प्रकार से मारवा योद्धाओं के बारे में यहाँ पर लिखा गया, जो कि पहाड़ी क्षेत्र गुरुंची के थे। मारवा लड़ाकू और ब्राह्मणों के बीच उनकी प्रथाओं की वजह से धन का वितरण किया जाता था, क्योंकि ये दोनों ही समाज में बहुत बड़े क्षेत्र, बहुत बड़े लोग माने जाते थे। संगम साहित्य में पता चलता है कि गरीब किसानों पर बड़े पैमाने पर अत्याचार भी होता था। किसानों के लूटे जाने से उनका शोषण होता था। हालांकि जो लोग युद्ध करते थे उन्हें वीरता का पर्याय माना जाता था। मृत योद्धाओं की याद में बड़े पैमाने पर विरंगल, पंथ की वस्तुएं और पूजा की वस्तुएं बना दी गई, यानी कि मरने के बाद उनकी जगह को पूजनीय बना दिया गया और लोग वहां पर उपासना करने लगे। बड़े पैमाने पर उनकी प्रशंसा के गीत लिखे गए और लोगों के अंदर ये वीरता का प्रतीक माना गया। तो ये सब यहाँ की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था थी। अब हम पढ़ेंगे आर्थिक व्यवस्था। तो आर्थिक व्यवस्था में दो ही चीज़ें थी यहाँ पर, एक तो कृषि प्रणाली थी जो हमने पहले पढ़ ली, अब दूसरी चीज़ है व्यापार। व्यापार कहाँ से होगा? नेतल से होगा, और समुद्री व्यापार होगा। ये माना जाता है इस क्षेत्र में समुद्री व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई। रोम से जो सिक्के मिले हैं, यहाँ से पुखराज नाम का रत्न मिला है, अच्छे किस्म के कपड़े, सूरमा की छड़ें, मूंगा मिला है, कच्चा कांच मिला है, तांबा टीन, सीसा, शराब, गेहूँ, चीनी की मिट्टी की चीज़ें, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिली, जिससे पता चलता है इन सभी चीज़ों का व्यापार होता होगा। बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के के ढेर मिले हैं और विलासिता के सामान मिले हैं। देखो, विलासिता का सामान होता है वो सामान जो अन्य वस्तुओं की तुलना में महंगा हो, जिसे कठिन तरीके से बनाया गया हो। जो रोम के नाविक थे, ये शराब, गेहूं और मिट्टी के पात्र भी खरीदते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कांस्य उद्योग चलता था। कच्चे कांच, तांबा, टीन, शीशे का व्यापार किया जाता था। मलमल का कपड़ा, हरित मणि और मोती, ये इन सब का विनिमय किया जाता था। वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु मिलती थी। मधु, कंदमूल के बदले मछली का तेल, जैसे शहद के बदले कंदमूल के बदले मछली का तेल देते थे, ताड़ी देते थे पीने के लिए। गन्ने और चावल के बदले हिरण का मांस मिलता था, शराब का आदान प्रदान होता था। इस प्रकार से वस्तु विनिमय होता था, यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ली और दी जाती थी। इस अवधि में शिल्प गतिविधियां भी हुई, विनिमय प्रणाली भी शुरू हुई। विनिमय का मतलब होता है लेन देन। लंबी दूरी के व्यापार केवल विलासिता की वस्तुओं के लिए किए जाते थे। विलासिता की वस्तुओं का जो प्रचलन था वो भी अलग अलग था। रिश्तेदारों के लिए संरक्षण, ग्राहकों के लिए, इस प्रकार का व्यापार किया जाता था। चाहे कुरुंजी हो, मुल्लय हो, मारुदम हो, हर इलाके पूरी तरीके से विदेशी व्यापार में जुड़े हुए नहीं थे। केवल नेतल वाला जो इलाका था, यहीं पर बंदरगाह थे, और इन बंदरगाह पर आने वाली वस्तुओं पर टैक्स भी लगाया जाता था। ये माना जाता है जो बंदरगाह पर बाहर से सामान आता था, इस पर जो टैक्स लगाया जाता था उस टैक्स का नाम था उल्गू पोरुल। तो उल्गू पोरुल नाम का यहाँ पर कर लगाया जाता था। इसके अलावा आंतरिक शहर भी मुख्य उपभोक्ता केंद्र थे, जैसे उच्ची, उरेर, मुदियर, ये सब कपड़ा बुनने के बड़े बड़े क्षेत्र थे। इसके अलावा नमक भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर बनाया जाता था। लोगों ने हथियारों का भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर उपयोग किया है। अगर आप देखेंगे तो लोगों को दफनाने में लोहे के उपकरणों का प्रयोग हुआ है, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में लोहे का उपकरण हुआ है। इसके अलावा घड़ों का बहुत बड़े पैमाने पर यूज़ हुआ है, क्योंकि घड़े जल्दी टूट जाते थे, इसलिए इनका व्यापार भी बड़े पैमाने पर हुआ है। यहाँ के लोगों के अगर सामाजिक संबंधों की, ये तो अर्थव्यवस्था की बात हो गई, सामाजिक संबंधों की बात की जाएगी तो ये लोग रक्त संबंधों से जुड़े हुए थे। कुल देवताओं की पूजा करते थे। जनजाति यहाँ पर प्रथा थी, आदिवासी इलाके थे। कृषि क्षेत्रों की बदलाव की वजह से पुरानी रिश्तेदारी धीरे धीरे टूटती गई।
ब्राह्मणवादी जो वर्ण व्यवस्था है वो धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ती गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये माना गया जो व्यापार करेगा वो वैश्य कहलाएगा। धीरे धीरे ये माना गया कि सबसे ऊंचा जो वर्ण है वो ब्राह्मणों का हो गया। ब्राह्मण ही सबसे ज़्यादा श्रेष्ठता का आनंद लेने लगे। ऐसे में लोगों में ऊंच नीच की भावना का उत्पन्न हुआ समाज में। 7वीं शताब्दी में भूमि अनुदान खूब मिले ब्राह्मणों को। इसी वजह से वो ब्राह्मण जो थे वो वेलालर किसानों की तरह बनकर उभरे, यानी कि बड़े बड़े भूस्वामी बनकर उभरे। तो इस प्रकार से जो तिने की व्यवस्था थी जो अलग अलग तरीके से धीरे धीरे मिक्सअप होने लगी, और धीरे धीरे करके यहाँ पर वर्ण व्यवस्था जैसी जो प्रथाएं हैं वो जारी होने लगी। और जो वेलालर किसान थे, ब्राह्मण थे, इसके साथ ही साथ जो यहाँ का प्रधान था, इनकी स्थिति बहुत ही अच्छी धीरे धीरे करके होने लगी। इसके अलावा कुछ व्यापारियों के यहाँ पर नाम लिखे हैं, जैसे नमक व्यापारी कौन था? उमनन था। मक्का व्यापारी कौन था? कोगल वनिकन था। इसी प्रकार से कपड़े व्यापारी को अरु वैनिकन कहा जाता था। सोने के व्यापारी को पौन वनिकन कहा जाता था। तो इससे पता चलता है इन सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर व्यापारिक गतिविधियां होती थी, सामाजिक गतिविधियां होती थी, राजनीतिक गतिविधियां पहले से प्रचलित थी। सामान्यतः एक बड़े पेड़ के नीचे प्रत्येक गांव के निवासियों की एक आम बैठक होती थी, जिसमें सारे निर्णय लिए जाते थे। जिससे पता चलता है यहाँ के जो इलाका था वो पूरा कम्युनिटी बेस पर था। तो इन सामाजिक जटिलताओं को समझना है अगर आपको, तो आपको बहुत सारे अवशेषों का अध्ययन करना पड़ेगा, संगम साहित्य का अध्ययन करना पड़ेगा, जिससे हमें इन सब के बारे में पता चलेगा। व्यापार में वृद्धि होगी धीरे धीरे। इस क्षेत्र में बौद्ध और जैन धर्म का प्रचार प्रसार भी आगे चलकर होगा। बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो समुद्री तटों के आसपास वाले इलाकों में होगा, जबकि जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो आंतरिक क्षेत्रों में होगा। यहाँ के इससे पता चलता है यहाँ के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करने लगे आगे चलकर। और व्यापारी और शिल्पकार और शाही परिवार भी यहाँ पर थे। आगे चलकर तिनय व्यवस्था का क्या हो गया? पतन हो गया। 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच में यह माना जाता है कि कृषि उत्पादन तरीकों में बदलाव आया, जिसकी वजह से तिनय व्यवस्था में क्या हो गया? पतन हो गया। क्यों? क्योंकि ना यहाँ पर जातिवाद ज़्यादा चलने लगा, और जो पहले यहाँ के लोग मातृ सत्ता को बढ़ावा देते थे, अब पितृसत्ता को बढ़ावा दिया जाने लगा। अब पुत्रों के नाम से जाना जाने लगा, अपने पिताओं के नाम से जाने लगा। महिलाओं की जो भूमिका थी वो पहले ज़्यादा अच्छी थी, वो भविष्य के बारे में भी बताती थी, हमने पढ़ा था। लेकिन अब उन्हें पवित्रता और प्रदूषण के नाम पर बांध दिया गया, यानी कि समाज के जो रीति रिवाज है वो यहाँ पर ज़्यादा गहराई से आ गए, जिसकी वजह से जो तीनों व्यवस्था थी वो जो पहले एक स्वतंत्र व्यवस्था थी वो धीरे धीरे करके बेकार हो गई। महिलाओं की रचनाएं धीरे धीरे खत्म हो गई। महिलाओं को ये गुण धीरे धीरे कम होने लगे। महिलाओं को जो पहले सम्मान मिलता था वो यहाँ पर नहीं मिलने लगा। धीरे धीरे करके महिलाओं को ना पूरी तरीके से दूषित या कंट्रोल करने पर ध्यान केंद्रित हो गया कि पुरुषों द्वारा उन्हें कंट्रोल करना चाहिए, महिलाएं दूषित होती हैं, इस टाइप की गतिविधियां शुरू हो गई। तो इसी वजह से ना एक निश्चित अवधि के बाद तीन व्यवस्था चल नहीं पाई। विदेशी व्यापार के पतन से शहरी विकास का ही पतन हुआ। जो धान उत्पादक क्षेत्र थे यहाँ पर धीरे धीरे करके क्या हुआ, एक राजनीतिक व्यवस्था ना होने की वजह से ये क्षेत्र धीरे धीरे गिर गया। आगे चलकर जब चोल वंश के राजा, चेर वंश के राजा, पांड्य वंश के जब राजा आएंगे तो वो इस क्षेत्र को एकजुट करेंगे और बड़े पैमाने पर शहरीकरण करेंगे। तो यानी कि जो पहले की तीनों व्यवस्था थी, अलग अलग जगह जो 5 भागों में बांटा गया था, उन सभी क्षेत्र को धीरे धीरे पतन हो जाएगा और एक बड़े क्षेत्र नाडु का निर्माण किया जाएगा, जिसे आज तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है। तो सामंतवाद का उदय होगा, जिसकी वजह से वो छोटे छोटे जो चरवाहे हैं जो घास के मैदान पर अपने पशुओं को चराते थे उनका अंत हो जाएगा, और कुछ ही लोग जमीनों पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेंगे और जमींदारी व्यवस्था शुरू हो जाएगी। हालांकि कुछ लोगों ने जाति व्यवस्था से दूर रहने का निर्णय लिया, तो उनको जाति व्यवस्था के सबसे निचले पायदान पर धकेल दिया गया। बड़े पैमाने पर यहाँ पर छुआछूत जैसी प्रथाएं भी शुरू हो गई। तो इस चैप्टर में हम इतना ही रखते हैं आज के लिए। हमने ये पढ़ा कि तमिलाकम के ऐतिहासिक स्रोत किस प्रकार के थे, फिर आगे हमने पढ़ा कि 5 तिनय क्या थी, फिर हमने पढ़ा तमिलाकम की कृषि प्रणाली के बारे में, फिर तमिलाकम में हमने आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संगठन के बारे में बहुत ही डीपली अध्ययन किया। फिर हमने तिनय व्यवस्था के पतन के कारण भी देखे कि उसका सबसे बड़ा कारण क्या था, कृषि उत्पादन के तरीकों में बदलाव का आना, जैन धर्म बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, बाहरी शक्तियों का यहाँ पर आना, बाहरी व्यापारिक गतिविधियों का होना। धीरे धीरे करके जो यहाँ का अपना आदिवासी चरित्र था वो समाप्ति की ओर चला गया। आगे यहाँ से क्वेश्चन आंसर है, जो कि दक्कन, आंध्र, तमिलनाडु, केरल, ये 5 तिनय क्षेत्र थे, क्या सही गलत के बारे में आपको बताना है। तो ये वैसे कथन गलत है। तो यहाँ से कोई भी प्रश्न बनेगा तो आप बता दोगे। आगे चैप्टर में दक्कन में कृषि व्यवस्था का विस्तार की बात की गई है, जिसकी चर्चा हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर में कर चुके हैं, दूसरे चैप्टर में भी कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर इसे नहीं करेंगे। तो ये चैप्टर हम यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।